ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हिस्ट्री इज फुल ऑफ लेसन्स। इतिहास सबको सबको से भरा होता है। अगर हमें वर्तमान की झांकी लेनी हो तो हम इतिहास को वर्तमान के चश्मे से देखें और वर्तमान को भी इतिहास के चश्मे से देखने की कोशिश करें। वी हैव टू ऑब्जर्व हिस्ट्री फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द प्रेजेंट एंड द वाइस वर्सा। अब आज मैं एक आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्टेम्पररी इशू लेकर आया हूं और यह इशू हमारा क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज का पार्ट होगा। मुद्दा है कि ट्रंप को इतिहास पढ़ना चाहिए था। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर ट्रंप ने इतिहास पढ़ा होता, उन्होंने वह गलती नहीं दोहराई थी। आप जानते हैं हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, कार्ल मार्क्स का ही है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी देन एज ए फार्स। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी की तरह, दूसरी बार प्रहसन की तरह। तो हम चलिए इतिहास के पन्नों में ले जाकर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अभी आप जानते हैं कि ट्रंप महोदय की पॉलिसी ने पूरे वर्ल्ड को शेकन कर दिया। पूरे वर्ल्ड को ही, इकोनॉमी को शेकन नहीं किया है, बल्कि एक नए जियोपॉलिटिकल कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। ये पूरे जियोपॉलिटिक्स को भी हिला कर रख देगा। तो ये जो टर्म है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो वेरी लवली टर्म इज टैरिफ, आई लव टैरिफ। मैं आपको बताऊं कि टैरिफ वर्ड का ओरिजिन ही यूएसए में हुआ। जब 1789 में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, तो उसका एक फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करता था और पॉलिटिकल लीडर भी था, बहुत फेमस लीडर था। उसका नाम था हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने टैरिफ लगाया था वो यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर, और अमेरिका में एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट था यूएसए का, उसको वित्त की, जो संघीय सरकार थी, उसको वित्त यानी फाइनेंस की जरूरत थी, और अतिरिक्त फाइनेंस के लिए उसने टैक्स का इस्तेमाल किया था। अब चलिए मैं आपको इतिहास के उन पन्नों में लेकर चलता हूं कि अगर जिसकी समझ डोनाल्ड ट्रंप को होती और डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास के उन पन्नों को पढ़ा होता, तो शायद यह गलती वो नहीं दोहराते। तो चलते हैं, थोड़ा सा आपको मैं अतीत में ले चलता हूं। आपने फेमस, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन या विश्व आर्थिक मंदी का नाम सुना होगा। ये विश्व आर्थिक मंदी 1929-30 में आई थी। ओके, तो अब इस मंदी के कारण तो बहुत जटिल हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन तत्काल मैं बताऊं कि इसके पीछे भी आप जाएंगे तो तात्कालिक कॉज यूएसए ही रहा। एक तरह से आप देखेंगे तो जो कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कोई भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी का तत्व निहित होता है। मतलब उसमें डिफ्लेशनरी जो कंटेंट है, दैट इज इम्प्लॉयड इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है या पूंजीपति होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए वर्कर्स का शोषण करते हैं, श्रमिकों का शोषण करते हैं, और श्रमिक उनके मार्केट के रूप में काम करते हैं। तो क्या होता है, उनका स्वयं का मार्केट श्रिंक करता जाता है। तो मार्केट श्रिंक किया तो चलिए प्रोडक्शन कम कर लेते, लेकिन नहीं। कैपिटलिज्म का बल ही होता है मुनाफा, मुनाफा और अधिक मुनाफा। मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट और अधिक प्रॉफिट। तो उस क्रम में वो क्या करता है कि खुद तो मजदूरों के साथ न्याय नहीं करता है, स्वयं मजदूरों को तनख्वाह नहीं देता है, लेकिन बहुत सारे इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंकिंग होते हैं या इस तरह के और भी कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको बार बार वो इनकरेज करता है कि आप लोगों को चीप रेट पर क्रेडिट दो, आप लोगों को उधार में पैसे दो, ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर आए और वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदे। तो वह अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इस तरह के बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कम ब्याज पर लोगों को उधार देने के लिए उकसाते हैं। तो वैसा ही उन्होंने 1929-30 में अमेरिकन शेयर मार्केट में किया था कि कॉमन पीपल शेयर में पैसे लगाएं। इसलिए बैंकिंग को छूट दी गई थी कि वो मार्जिन मनी पर जो
कॉमन कंज्यूमर्स हैं उनको उधार दे। मार्जिन मनी से मेरा आशय ये है कि अगर एक शेयर की कीमत $100 है तो $90 फाइनेंस बैंक करेगा और $10 के मार्जिनल कॉस्ट पर कोई भी आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। इससे क्या होता है कि जब इस तरह के सस्ते ऋण मिलने लगते हैं तो एक कहावत आप जानते हो, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। तो लोग, कॉमन पीपल जो होते हैं, उत्साह में आकर उस ऋण को लेकर और कोई खास प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं जिसके लिए डेट उपलब्ध होता है। उसको बोलते हैं बुलबुला बनना, या उससे बुलबुला बनने लगता है। लेकिन जब बारी आती है पेमेंट करने की तो लोग डिफॉल्ट करने लगते हैं, उसको पेमेंट नहीं कर पाते हैं। उसको बोलते हैं बुलबुला फूटना। तो वही बुलबुला फूटा 2930 में कि जब शेयर मार्केट में मंदी आई, जब लोगों को उधार पैसे देने की बात हुई तो लोगों ने अपने शेयर को डंप करना शुरू कर दिया। तो मार्केट में जिस ही समय शेयर गिरे तो शेयर के मूल्य गिरे और अमेरिकन शेयर मार्केट डिप कर गया। खैर चलिए, तो मंदी आई। अब इसका सलूशन लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिनका वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम था हूवर, मतलब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हूवर थे, वो हूवर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने 1930 में एक टैरिफ लगा दिया। उस टैरिफ का नाम तो बहुत फेमस नाम है, आजकल फिर न्यूज में है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वर्तमान में कुछ इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो लोगों को अनायास इतिहास याद आने लगते हैं। ये तो इतिहास का ही पार्ट है, लेकिन बार बार इतिहास का रेफरेंस दिया जा रहा है। और आपको भी इस एक्ट के बारे में कहीं ना कहीं मिल जाएगा अगर कोई ना कोई आर्टिकल आप पढ़ेंगे। इसका नाम है स्मूथ हाउली टैरिफ एक्ट। स्मूथ हाउली टैरिफ एक्ट, मतलब हिंदी में आप कहिए तो मैं इसको लिख देता हूं, स्मूथ हाउली टैरिफ एक्ट। इसमें क्या था कि दुनिया के लगभग 20,000 वस्तुओं पर हूवर महोदय, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 20% के हिसाब से दुनिया के वस्तुओं पर टैक्स लगा। टैक्स लगाने के पीछे उद्देश्य यह था कि जब बाहर से वस्तुएं आनी बंद हो जाएगी तो अमेरिकी मार्केट उठेगा, अमेरिका में डिमांड बढ़ेगा और अमेरिका मंदी के चक्र से मुक्त होगा। जब हालांकि यह निर्णय प्रेसिडेंट हूवर का नहीं था, यह निर्णय, जैसा कि नाम से आपको विदित होगा, स्मूथ और हाउली का था। दे वर द कांग्रेसमैन, वो अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स थे, एंड दे इनिशिएटेड द फेमस बिल दैट इज कॉल्ड स्मूथ हाउली टैरिफ एक्ट। हाँ, लेकिन जब प्रेसिडेंट के पास वो फाइनल सिग्नेचर के लिए गया तो यूएसए के 1000 इकोनॉमिस्ट ने उस समय हूवर महोदय को यह हिदायत दी कि आप इसको वीटो कर दो, इस प्रपोजल को, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी के लिए डिवास्टेटिंग है। ये अमेरिकन इकोनॉमी इस सदमा को सह नहीं पाएगी। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और उस पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चलिए 20% तक इसमें फॉरेन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाने का अमेरिका का डिसीजन है। प्रेसिडेंट अपने पास इस राइट को रिजर्व रखता है कि अगर जरूरत वो समझे तो 50% तक टैक्स लगा सकता है। अब जानते हैं कि इस बात का रिएक्शन हुआ। इस बात का रिएक्शन यूरोपियन देशों में हुआ। और एक उस समय एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, वो एमआईटी इकोनॉमिस्ट थे। एमआईटी जो अमेरिका का ही इंस्टीट्यूशन है, उसी के एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था पी.ए. सैमुअल्सन। तो वो सैमुअल्सन महोदय ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, वो बहुत रिप्यूटेड अर्थशास्त्री थे। तो उन्होंने एक बहुत ही, एक तरह से चुटकी ली अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस निर्णय को, क्योंकि उस समय था ऐसा कि जब अमेरिका आर्थिक मंदी से परेशान था, एक तरफ यूरोपीय देशों से वो अपने कर्ज की राशि को वसूलने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि पूरी की पूरी जो यूरोपियन इकोनॉमी थी वो अमेरिकन पूंजी पर चल रही थी। स्वयं जर्मनी को कर देता था यूएसए, बाकी कंट्रीज का उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, यानी आर्थिक पुनर्निर्माण यूरोप का चल रहा था। उसमें अमेरिकन पूंजी से वो आर्थिक पुनर्निर्माण। तो एक तरफ यूएसए अपनी आर्थिक तंगी से बचने के लिए उन देशों से अपने कर्ज की रकम वसूलना चाहता था और दूसरी तरफ उन्हीं देशों के प्रोडक्ट पर चुंगी लगा रहा था। तो अब उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रहा था कि अगर उन देशों का प्रोडक्ट बिकेगा नहीं
तो अमेरिकन जो लोन है उस अमाउंट को पे अप कैसे करेंगे। इस कारण से यूएसए अपने ही जाल में फंसता जा रहा, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। ऊपर से बाकी देशों ने इस पर प्रतिक्रिया दिखाई, क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड में एक चीज छिड़ गई जिसको कहते हैं ट्रेड वॉर एंड करेंसी वॉर। ट्रेड वॉर से तात्पर्य यह है कि आप अगर हमारे प्रोडक्ट पर ड्यूटीज लगाओगे तो हम भी आपके प्रोडक्ट पर एक जवाबी कार्रवाई करेंगे, रेसिप्रोकल। तो वो जो ड्यूटी हम लगाएंगे तो आपके भी निर्यात दुष्प्रभावित होंगे। तो इसको कहते हैं बेगर दाई नेबर पॉलिसी। और यह टर्म दिया है एक अमेरिकन अर्थशास्त्री ही थी, महिला अर्थशास्त्री जिसका नाम था जॉनसन। सी हैज क्वाइंड द टर्म बेगर द नेबर पॉलिसी। बेगर द नेबर पॉलिसी का मतलब होता है अपने पड़ोसी को भिखमंगा बनाओ की नीति। तो चलते हैं अपने पड़ोसी को भिखमंगा बनाने, लेकिन अपने आप को भिखमंगा बना देते हैं। क्योंकि आप अगर दूसरे पर कर लगाओगे तो दूसरा आप पर कर लगाएगा। तो यही तो मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी कहलाती है। इसी को तो वाणिज्यवादी नीति का नाम दिया गया था, जिसको यूरोप ने 16वीं 17वीं सदी में फॉलो किया था। लेकिन इसी नीति के विरुद्ध तो एडम स्मिथ ने प्रतिक्रिया दिखाई थी। वो इतिहास का अपना एक अलग भाग है, उतना पीछे मैं आपको नहीं ले जाना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर जो स्मूथ और हाउडी टैरिफ एक्ट है वो बहुत अमेरिकन इकोनॉमी पर भारी पड़ने लगी, क्योंकि 25 मतलब यूरोपियन और अन्य देशों में मिलाकर कुछ 25 देशों ने यूएसए के प्रोडक्ट पर जवाबी चुंगी लगा दी। तो यूएसए की इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने लगा। यही स्थिति थी। हूवर अपनी जिद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और अमेरिकन अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पर थी। लेकिन तभी 1932 का चुनाव हुआ और अमेरिका उस जुल्मी प्रेसिडेंट से मुक्त हुआ जिसका नाम था हूवर, और एक नए और प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट का आगमन हुआ जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उसके बाद इतिहास में आपने सुना होगा कि रूजवेल्ट ने लिबरल पॉलिसी, उदार नीति अपनाई। फिर अमेरिका में उसने उदार आर्थिक नीति लाई। उसने सबसे पहले कांग्रेस से यह राइट खुद लिए कि हम जिस कंट्री के साथ चाहें निगोशिएट कर सकते हैं, उस कंट्री के साथ, उस देश के साथ हम समझौता कर सकते हैं। उसने समझौते का राइट अपने हाथों में लिया। फिर अलग अलग देशों से समझौता करना शुरू किया और एक पॉलिसी उसने लाई। उस पॉलिसी का नाम उसने दिया न्यू डील पॉलिसी, नए व्यवहार की नीति। और उसने कहा कि मैं अमेरिकी और दुनिया की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, अब देखिए उसमें कितनी काबिलियत थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जब तक दुनिया की इकोनॉमी उठेगी नहीं तो अमेरिकी इकोनॉमी आइसोलेशन में नहीं उठेगी। तो उसने दुनिया की इकोनॉमी को उठाने की बात की ताकि अमेरिकी इकोनॉमी उठे। और तब उसने कहा कि हम वादा करते हैं कि हम दुनिया को और अमेरिका को इस आर्थिक मंदी से मुक्त करेंगे और इसके लिए हम न्यू डील की घोषणा करते हैं। और 100 डेज का रिफॉर्म्स किया। उसकी नीति बिल्कुल अलग थी कि बाहर वाले देशों पर चुंगी लगाओ, ये तो बिल्कुल ही डिवास्टेटिंग है। और उस समय अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड कीन्स जो सॉल्यूशन दे रहा था, उसी सॉल्यूशन को उसने इंप्लीमेंट करना शुरू किया कि सरकार का खर्च बढ़ाइए, डिमांड क्रिएट करिए और मार्केट को उठाइए। खैर वो परिस्थितियां थोड़ी अलग थी और इस तरह से रूजवेल्ट ने दुनिया को विश्व आर्थिक मंदी से बहुत हद तक मुक्ति दिलाई। हालांकि वास्तविक मुक्ति तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण हुई, लेकिन रूजवेल्ट की यह नीति काफी सफल मानी जाती है। और उसी समय से यूएसए ने सबक लिया और लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, उदार आर्थिक नीति अपनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चुंगी मुक्त व्यापार या लेसेज फेयर पर बल देने वाला यूएसए सबसे इंपॉर्टेंट नेशन बना। आज उस पूरी नीति को रिवर्स डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दुनिया के 10% तो उन्होंने एकदम ब्लैंकेट रेट से सब पर चुंगी लगा दी और 60 देशों पर उन्होंने 50% तक, 10% और 50% के बीच, और कुछ देशों पर 54% तक उन्होंने चुंगी लगाई है। और आगे किसी को 90% चुंगी लगाने की धमकी देते हैं तो किसी को 100% की। अब इसका रिपरकशन अमेरिकन इकोनॉमी पर क्या होगा यह तो आगे आपको दिखेगा। या तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई करनी पड़ेगी, नहीं तो अमेरिकी इकोनॉमी सबसे पहले डिवास्टेट करेगी। वैसे देखिए, अब इतिहास से हम सबक लेते हैं और इतिहास को आधार बनाकर भविष्य के लिए एक संभावना को भी आंक सकते हैं। वह संभावना नेचुरल साइंस की तरह करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक संभावना तो हिस्ट्री से मिलती है। अब देखिए क्या संभावना दिख रही है। जैसे आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि 50 देशों ने अमेरिका के साथ
निगोशिएशन शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है, जिसमें वियतनाम जैसे देश हैं, अ, इज़राइल जैसे देश हैं, दे हैव स्टार्टेड नेगोशिएशन विथ यूएसए। तो एक तो सॉल्यूशन ये है। चाइना ने, कल के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चाइना ने जवाबी 34% की चुंगी लगाई और यूरोपीय देशों पर 20% अमेरिका ने चुंगी लगाई है। तो जवाब के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शांत नहीं बैठेंगे, हम भी चुंगी लगाएंगे। उधर आप देख चुके हैं कि कनाडा ने पहले ही घोषणा कर दी है। मेक्सिको थोड़ा-सा नेगोशिएटिंग मूड में है। इंडिया भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन इस तरह की जवाबी कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चुंगी बढ़ाते हो, तो उसके पीछे उनका मकसद क्या है? मकसद यह है कि अभी $34 ट्रिलियन का अमेरिकी इकोनॉमी का घाटा है। वो चाहते हैं कि हम टैक्स से पूरा करें। बहुत अधिक सारी पॉलिसी शुरू की, डोज की पॉलिसी शुरू की और उनका मानना है कि चुंगी से एक अच्छा खासा पैसा हमारा हर साल आता रहेगा और हम वो $34 ट्रिलियन के घाटे को पूरा कर देंगे। लेकिन इस बात को नहीं सोच रहे कि उनकी अपनी इकोनॉमी कैसे डिवास्टेट हो सकती है। वो समझते हैं कि इससे ऑनशोरिंग होगा। ऑनशोरिंग का मतलब है कि दुनिया भर से जो इंडस्ट्रीज है वो चुंगी के डर से भाग-भाग कर स्वयं अमेरिका में आएँगे और अमेरिका में प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बाहर से वस्तुएँ भेजेंगे तो अमेरिकी चुंगी लगेगी। तो इसलिए दुनिया से भाग-भाग कर कंट्री आएँगे अमेरिका में और अमेरिका में आकर ऑनशोरिंग करेंगे, इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेंगे। इससे अमेरिका के लोगों को रोजगार मिलेगा, अमेरिकी लोगों को सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन जाएगा और उसके बाद यूएसए की इकोनॉमी रिवर्स डायरेक्शन में चल पाएगी। आज हम पर आयात का बोझ ज़्यादा है, कल को हमारा निर्यात ज़्यादा होगा। सुनने में तो बहुत सुखद लगता है, लेकिन ऑनशोरिंग होने में डेकेड्स लग जाएँगे और एक प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना है? मात्र 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी रहेगी या ना रहेगी। इसलिए कोई भी बाहरी जो इंडस्ट्रीज़ है, वो अभी सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प के भरोसे अमेरिका में अपने आप को ऑनशोरिंग नहीं कर सकता, विशेषकर तब जब वो समझ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा प्रेसिडेंट है, ऐसा अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट है जिसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि पॉलिसी को ओवरनाइट चेंज कर देते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अमेरिकन लोगों को खुद प्रोडक्ट बहुत महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा और जैसा कि गोल्डन सैक्स ने भी कह दिया है, अमेरिका फेडरल रिजर्व के हेड ने भी कह दिया है कि अमेरिका में शीघ्र ही एक बड़ा रिसेशन आने वाला है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जीडीपी ग्रोथ तेजी से डिक्लाइन करने वाला है। अमेरिका में महंगाई की मार पड़ेगी तो फेडरल रिजर्व क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो डिमांड नहीं उठेगा और इसका सबसे बड़ा खामियाजा यूएसए को भुगतना पड़ सकता है। वो कहते हैं लिबरेशन डे। भाई किससे किसको लिबरेशन? अमेरिका दुनिया से लिबरेट हो रही है या दुनिया अमेरिका से लिबरेट हो रही है? इस बात को नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है कि इसी क्रम में डी-डॉलराइजेशन भी हो जाए। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। चाइना, चाइना रिटेलिएट कर रहा है। चाइना के एशियान के साथ बहुत अच्छे संबंध है। एशियान कंट्रीज जो उनके इस टैरिफ पॉलिसी से नाराज है। अब एशियान के कंट्री चीन प्लस वेस्ट एशिया के 6 कंट्रीज, इन सबको मिलाकर 38% जो ट्रेड है वो डॉलर से बाहर हो सकता है और स्विफ्ट की पद्धति को छोड़ सकते हैं। अब जो स्विफ्ट की पद्धति है उसके तहत बैंक टू बैंक जो ट्रांसफर होता है वो डॉलर के माध्यम से ही होता है। हो सकता है चाइना उसके डिजिटल ट्रांसफर पर बल देना शुरू कर दे। इससे पहले ब्रिक्स ये प्रपोजल पहले ही दे चुका है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, इकोनॉमिक्स में आप समझेंगे कि अब देखिए जैसे स्विफ्ट है, उसके तहत क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जो बैंक से बैंक जो ट्रांसफर होता है उसमें तकरीबन 3 टू 4 डेज लग जाते हैं। लेकिन जो डिजिटल ट्रांसफर चाइना सोच रहा है कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक बायलैटरल एग्रीमेंट करें या प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट करें या हम एक रीजनल ब्लॉक्स बनाएं और रीजनल ब्लॉक्स के बीच जैसे ब्रिक्स है, एशियान है, उनके बीच आपस में एक समझौता हो और हम तेजी से एक दूसरे का अकाउंट ट्रांसफर करें विदाउट डॉलर अपने करेंसी में। तो इस तरह से अगर होता है तो 38% मार्केट डॉलर के प्रभाव से निकल जाएगा। अगर डॉलर के प्रभाव से निकल जाएगा तो ये डी डॉलराइजेशन की स्थिति होगी। दुनिया अमेरिका के बिना अगर दुनिया को जीने की आदत हो गई तो यूएसए को बहुत पछताना होगा और तब तक काफी लेट हो चुका होगा। हो सकता है, एक तो आप जानते हैं हार्ड पावर के रूप में यूएसए का पतन पहले ही हो चुका था। सॉफ्ट पावर के रूप में उसका पतन लगभग ट्रंप ने कर दिया है। अब दुनिया के इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में भी उसका पतन दिख रहा है, अगर ट्रंप ने इतिहास पढ़ा होता।
तो शायद इतनी बड़ी गलती नहीं की होती। इस लेक्चर को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा, फिर किसी दूसरे लेक्चर में आपके साथ मिलूँगा।